हेलो व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड द हॉलो स्फीयर एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो इससे पहले कि आप ये डेरिवेशन देखो, आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोसाइन लो क्या होता है। तो अगर आपको कोसाइन लो अच्छे से पता है तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। सो ये कोई एक शेल है और ये सेंटर है, और ये यहाँ पे अपने को ये रेड डॉट में निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, इसका अपन लोग टेस्ट मास मान लेते हैं स्मॉल एम, और ये स्फीयर का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर। ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग मान लेते हैं एक्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है। सो अभी हम लोग को किस चीज़ का ग्रेविटेशनल फील्ड पता है जिसको अपन लोग यूज़ करके ये शेल को निकाल सकते हैं। सिंपल है कि ये शेल को आप छोटा छोटा रिंग में डिवाइड कर लो। ठीक, ये उसका रेडियस वैरी करेगा यहाँ से 0 से लेकर 0 तक। तो हर एक रिंग के लिए आप लोग जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ये रेड कलर का डॉट वाला पॉइंट पे, और उसको ऐड कर लोगे तो आपका नेट मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। ठीक, सो चलो इस जो ये ब्लू ब्लू रिंग है इसका मान लो जो मास है डीएम है। ठीक, और ये कुछ एंगल कर रहा है रेड डॉट के साथ थीटा, ये कोई एक एंगल थीटा किया, और ये कोई एक एंगल सेंटर के साथ कर रहा है। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है, ये रिंग का जो जो भी है छोटा सा थिकनेस, उसको वो जो एंगल कर रहा है वो मान लो डी फाई है। सो अपन लोग पहले क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया। ये स्फीयर है ना, इसीलिए मास पर यूनिट एरिया। स्फीयर मतलब शेल है, अगर सॉलिड स्फीयर होता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकलता, समझ रहे हो। सो मास पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो डीएम कितना होगा एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स इस रिंग का सरफेस एरिया, जो कि पहले तो इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर साइन फाइव। अच्छा, ये कैसे हुआ मैं इसको बताता हूँ। ये जो रिंग है उसको अपन लोग निकाल के आइसोलेट करके देख लेते हैं। ये रिंग हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक, तो ये जो एंगल है ये फाई है, ये है कैपिटल आर, है कि नहीं। तो इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो कितना हो गया आर साइन फाइव। ठीक, तो इसीलिए हम लोग 2 पाई आर साइन फाइव लिख दिए। अभी जो इसका थिकनेस है उसको कुछ इस तरह से अपन लोग देखते हैं कि ये डी थीटा किया, ये रेडियस आर है। सो इसका जो थिकनेस है ये वाला जो आर्क है इसका वैल्यू कितना हो गया आर डी थीटा एरिया टाइम्स थिकनेस जो कि है आर डी थीटा। ये हो गया आपका रिंग का वॉल्यूम जितना कि वो कवर करे स्फीयर में। सो अगर इसको आप लोग काट पीट दोगे तो ये 4 पाई गया, 2 पाई 2 हो गया, और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऑन एंड ऑन आपका आया m बाई 2 साइन फाइव डी फाइव। सो आप इसका जो मतलब फोर्स लग रहा है इसके वजह से, इस रिंग के वजह से, मैंने आपको पहले से बताया था कि वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो डी एफ। ठीक, पर जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में डी एफ लग रहा है, वैसे ही नीचे डायरेक्शन में भी डी एफ लग रहा है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करके जो अगर रिजल्टेंट निकालेंगे अपन लोग, उसको डी एफ आर मान लेते हैं। तो डी एफ आर कितना हो गया, डी एफ आर इक्वल्स डी एफ कॉस थीटा। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू
जी डी एम टाइम्स एम अपॉन एस स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अभी अपने को डी एम का वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, जी टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन 2s स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको ये s के बारे में बताना भूल गया ना। ये जो s है ना, इसको मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी आपको पहले बताना भूल गया। सो हो गया, ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2s स्क्वायर कॉस थीटा साइन फाई डी फाई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर कॉस थीटा डी कॉस फाई। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखो, अगर इस पॉइंट का अपन लोग नाम दे दिए ए, कोई अलग कलर से देख लेते हैं। हाँ, ये नाम हो गया ए, ये ऊपर वाला हुआ बी, और ये रेड डॉट वाला सी। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन रूल क्या कहता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2SR कॉस थीटा। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू, ये बाय कोसाइन रूल है। मुझे पता है मेजोरिटी लोगों को यहीं से समझ में नहीं आया होगा, तो पहले जाओ कहीं से यूट्यूब में कोसाइन रूल सर्च कर लो और पढ़ लो एक बार, उसके बाद यहाँ पे आके देख लो, आपको मतलब फटाक से समझ में आ जाएगा, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको समझ में आ रहा है वो कंटिन्यू करो। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2SR। ठीक, तो अगर ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, मतलब कॉस थीटा को हटा देंगे, कॉस फाई के टर्म्स में लिखेंगे, तो कितना हो गया, एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर आर कॉस फाई। अगर थीटा की जगह अपन लोग फाई को देख के कंसिडर करेंगे वो ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। सो कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2RS, आई मीन आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये जो आपका आया ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आप चिंता मत करो नोट्स का, आप लोग अच्छे से समझो खाली इसको, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चिल, कोई इशू है नहीं। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो गया, डी कॉस फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/2R कैप स्मॉल आर टाइम्स माइनस 2S। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ कॉस फाई इज इक्वल टू एस अपॉन कैपिटल आर टाइम्स स्मॉल आर डी एस। ठीक, सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब जो डी एफ आर था ना अपना, डी एफ आर, इसको इंटीग्रेट करने से अपना क्या आएगा, एफ आर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, है कि नहीं? सो जी कैपिटल एम टाइम्स एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर टाइम अपॉन 2RS स्क्वायर आर स्क्वायर डी एस। और ये वहाँ पे 1/2 एक कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बताओ जल्दी बताओ। x माइनस आर से x प्लस आर तक। ठीक, तो ये कैसे हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, x माइनस आर मतलब ये जो x है माइनस इसका रेडियस, मतलब यहाँ तक ये वाला, फिर x प्लस आर मतलब x प्लस आर पूरा एंड तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आपका लिमिट्स डाल दिया अपन ने टाइम्स डी एस। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, एफ आर इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन
कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए। सो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो कितना आ रहा है, एफ आर अपॉन टेस्ट मास इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर डिस्टेंस एक्स है तो सेंटर से। ठीक, तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। अब इनसाइड पॉइंट का सिनेरियो देखते हैं। तो पहले स्फीयर प्लॉट करते हैं। ये स्फीयर हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे सेंटर कंसिडर कर लो, ये है, और कोई एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक, तो अगर हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक, ये जो एंगल बना रहे हैं वो काफ़ी छोटा एंगल है, पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये कोई एंगल बनाएगा आपका थीटा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी बनाएगा थीटा। ठीक, और ये मान लो ये जो है x1 है और ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। ठीक, तो ये जो मासेस ये लोग जो स्वीप कर रहे हैं, ये जो छोटा सा मतलब सेक्शन ये लोग स्वीप कर रहे हैं, ये मान लो dm1 है और ये dm2। अच्छा, और एक बात, आपका जो ये डिस्टेंस है ये सेंटर से इनसाइड पॉइंट तक, वो मान लो क्या कुछ स्मॉलर मान लो। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और x2 का वैल्यू कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, ये जो येलो कलर का पॉइंट है, सॉरी येलो कलर बोला था ना, हाँ, ये जो येलो कलर का पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर डी एम वन की वजह से कहाँ से मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और कितना फोर्स आ रहा है, और डी एम टू की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और कितना फोर्स आ रहा है, अगर ये हमको पता चल गया और ये दोनों को अपन ने ऐड कर लिया, तब आपका रिजल्टेंट फील्ड मतलब फोर्स पता चल जाएगा। और अगर रिजल्टेंट फोर्स पता चल गया तब तो फील्ड पता चल रही है। ठीक है, सो पहले देखते हैं कि डी एम वन और डी एम टू का वैल्यूज़ कितना है। सो डी एम वन जैसा अपन ने ऊपर देखा था, जो था ना डी मतलब मास पर यूनिट एरिया m/4πr²। ठीक, तो डी एम का वैल्यू कितना हो गया, m/2 साइन फाई डी फाई। अच्छा, इसका साइन वाइन का ज़रूरत नहीं, m/4πr², ये याद रखो। नीचे चलो, m/4π कैपिटल r²। अच्छा, ये डी एम वाला जो है इसका सरफेस एरिया कितना है बताओ, ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, सो सरफेस एरिया कितना हो गया। आप लोग पॉज करो वीडियो को और सोचो, फिर अब मैं बताऊंगा आपको कि ये हुआ कैसे। सो आपने सोच लिया, मुझे पता है आप लोग नहीं सोच पाए होंगे क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा मतलब हायर लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि आप, मुझे पता है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि आपके सिलेबस का स्कोप के बाहर है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। सो आप चीज़ एक टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो कि अगर कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ठीक है, तो अगर ये सर्कल होता तब तो ये एंगल थीटा होता है कि नहीं, पर यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, तो ये एंगल ऐसा नहीं होगा, ये एंगल कुछ कोनिकल एंगल फॉर्म करेगा, है कि नहीं, ये कुछ यूँ कोन टाइप का एंगल फॉर्म करेगा जिसको मान लो ओमेगा, यूजुअली ओमेगा से डिनोट ही करता है, सो ओमेगा। तो इस ओमेगा के वजह से जैसे कि अपन अपन लोग देखे थे कि इस थीटा की वजह से ये आर्क का लेंथ कितना हो गया, आर थीटा, वैसे ही इस ओमेगा की वजह से
इस कोन का लेंथ कितना हो गया, मतलब ये सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, एस इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। हालांकि आपको अभी कहीं यूज़ में नहीं आएगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और ये पर्टिकुलर जो शेल का डेरिवेशन है ना, ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजीली, थोड़ा सा नहीं काफ़ी इजीली आप लोग डिराइव कर सकते हो गॉस थ्योरम यूज़ करके। पर यहाँ पे मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। तो आपका जो डीएम मास है, जो डीएम मास हुआ DM1, हाँ सॉरी इसको तो पहले से मैंने लिख रखा है। सो DM1, इसका सरफेस एरिया अपन ने क्या दिखा बताओ। अच्छा, ये थीटा के जगह आप लोग मान सकते हो कि नहीं, आप थीटा ही मान लो। ठीक, थीटा का कुछ फंक्शन, ये जो ओमेगा है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो एफ ऑफ थीटा, थीटा का कुछ फंक्शन टाइम्स आर स्क्वायर, ये हो गया आपको ओमेगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, m/4πr² एफ ऑफ थीटा टाइम्स आर स्क्वायर। वैसे ही DM2 क्या हो गया, m/4πr², मास पर यूनिट वॉल्यूम, आई मीन यूनिट सरफेस एरिया, टाइम्स एफ ऑफ थीटा, ये चीज़ तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो है आर। ठीक है, तो अपन ने ऊपर वाले में कैपिटल आर लिखा है, पर वो कैपिटल आर नहीं है, वो x1 है। ठीक, तो क्योंकि ये रेडियस x1 है ना, अपन लोग येलो पॉइंट को लेकर कंसिडर करें। सो ये x1 का स्क्वायर हो गया, तो इसलिए ये भी x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो DM2 अगर देखेंगे आप लोग, तो ये क्या हो गया, x2 का स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है ये। ठीक, तो आपका जो DM1 है वो कुछ आप लोग k टाइम्स x1 स्क्वायर लिख सकते हो, और जो DM2 है वो k टाइम्स x2 स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा DM1 के वजह से, वो कितना हो गया, वो तो पहली बात वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और DM2 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया है। तो दोनों का साइन जो पोलरिटी जो है वो ऑपोजिट हो गया, ये तो तय है। ठीक, तो FR जो हुआ आपका, वो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M DM1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ G कैपिटल M DM2 अपॉन x2 का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, FR इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ G कैपिटल M DM हो गया k x1 का स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ G कैपिटल M के DM2 मतलब k x2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर। ठीक है, x2 का स्क्वायर, तो x1 और x1 स्क्वायर कट गया, x2 स्क्वायर कट गया। तो ये दोनों देखो, ये दोनों का पोलरिटी अपोजिट है और वैल्यू सेम है कि नहीं। तो FR कितना आ गया, 0। तो दिस implies gravitational field due to a solid, I mean due to a shell, sorry, due to inside point in a shell is equal to 0। ठीक, तो इसी को मैंने आपको न्यूटन शेल थ्योरम बोल के भी आपको मैं डिराइव करवाया था, डिराइव तो नहीं, न्यूटन शेल थ्योरम जो है वो भी आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, तो आप जाओ उसको भी देख लो। अभी मूव करते हैं अपन लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक, सो सॉलिड स्फीयर, पहले तो अपन लोग स्फीयर प्लॉट कर लेते हैं। सो ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, पहला कि इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है, दूसरा आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। सो पहले अपन लोग देख लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। सो ये कोई एक आउटसाइड पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई एक टेस्ट मास है जिसका मास अपन लोग m कंसिडर कर रहे हैं, और ये स्फीयर का मास
कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। ठीक, तो पहले तो मतलब सोचो कि इसका जो एलिमेंटरी फिगर होगा वो क्या होगा। एलिमेंटरी फिगर एज इन कौन सा फिगर, ऐसा फिगर अपन लोग ले सकते हैं कि जिसको अपन लोग इंटीग्रेट कर ले ताकि आपका ये सॉलिड स्फीयर आ जाए। सिंपल, आप एक हॉलो स्फीयर ले लो, तो इसी हॉलो स्फीयर के हिसाब से आप मतलब रेडियस वेरी कर करके आप बहुत क्लोज लेकर पैक कर लोगे सारा हॉलो स्फीयर को, तो आपका एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एलिमेंटरी फिगर जो हुआ वो हो गया हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर का मान लो मास dm है और रेडियस स्मॉल आर, और जो थिकनेस है वो भी dr कंसिडर कर लो। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं dm क्या होगा। पहले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो डीएम कितना हो गया 3 कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये पता है ना आपको कहाँ से आ गया? क्या बोला आपने, नहीं पता? अरे निकम्मो, ये देखो ये जो 3 है ना ये ऊपर गया। ठीक, तो इसी की वजह से आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। तो डीएम इज इक्वल टू इतना टाइम्स ये डीएम कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है स्फीयर का, तो सिंपल है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स थिकनेस। थिकनेस क्या है डी आर। ठीक, तो यही चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स डी आर। सो इसको अगर अपन लोग काट पीट के देखेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 3 कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर। ठीक, तो इस स्फीयर की वजह से आपको पता है कि स्फीयर का जो जितना फोर्स वो अप्लाई करता है मास के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यू। ठीक, ये हो गया डी ई। ठीक है, सो जो डी ई का वैल्यू है वो कितना हो गया, डी ई इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कैसे, अच्छा हाँ, ये जो डिस्टेंस है इसको तो अपन लोग एक्स मान रहे हैं ना। क्या मैंने बताया नहीं, बताया तो था, हॉलो स्फीयर में तो यही मान रहे थे। ठीक है, बार बार थोड़ी बताऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आपका जो एलिमेंटरी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आ गया, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक, आई मीन आर कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक। तो डी एम को सब्स्टिट्यूट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर जी डी एम का वैल्यू हो गया 3m अपॉन आर क्यूब जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर टी आर। ठीक, तो यहाँ पे जो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, 3g कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, सो 3gm अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब टाइम्स आर क्यूब अपॉन 3। सो आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो कटपिट के वैल्यू आया वो कितना आ गया, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंटरी ग्रेविटेशनल फील्ड, और आप आई मीन एलिमेंटरी नहीं, आपका हो गया ये नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। और नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना आएगा आपका, ई जी टाइम्स टेस्ट मास दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप ध्यान में रखना, ध्यान में क्या, टाइम्स टेस्ट मास कर लो, आपका एफ जी आ गया। तो ज़्यादा कुछ आपको करना ज़रूरत नहीं है।
और ये सारा डेरिवेशंस जो है वो पहले अपन लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल। ठीक है, ये तो मैं पहले से एक बार बोल चुका हूँ, मतलब डिराइव कर चुका हूँ, पर आप लोगों का ईमेल आया कि अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं आया ये डेरिवेशन, सो मैं फिर से कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप ये डेरिवेशन देखो, आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोसाइन लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोसाइन लॉ अच्छे से पता है तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। सो ये कोई एक शेल है और ये सेंटर है, और ये यहाँ पे अपने को ये रेड डॉट में निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, इसका अपन लोग टेस्ट मास मान लेते हैं स्मॉल एम, और ये स्फीयर का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर। ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग मान लेते हैं एक्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, सो अभी हम लोग को किस चीज़ का ग्रेविटेशनल फील्ड पता है जिसको अपन लोग यूज़ करके ये शेल को निकाल सकते हैं। सिंपल है कि ये शेल को आप छोटा छोटा रिंग में डिवाइड कर लो। ठीक, ये उसका रेडियस वैरी करेगा यहाँ से 0 से लेकर 0 तक। तो हर एक रिंग के लिए आप लोग जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ये रेड कलर का डॉट वाला पॉइंट पे, और उसको ऐड कर लोगे तो आपका नेट मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। ठीक, सो चलो इस जो ये ब्लू ब्लू रिंग है इसका मान लो जो मास है डीएम है। ठीक, और ये कुछ एंगल कर रहा है रेड डॉट के साथ, थीटा। ठीक है, ये कोई एक एंगल थीटा किया, और ये कोई एक एंगल सेंटर के साथ कर रहा है फाई। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है ये रिंग का जो जो भी है छोटा सा थिकनेस, उसको वो जो एंगल कर रहा है वो मान लो डी फाई है। ठीक, सो अपन लोग पहले क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया। ये स्फीयर है ना इसीलिए मास पर यूनिट एरिया, स्फीयर मतलब शेल है। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकलता, समझ रहे हो। सो मास पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो डी एम कितना होगा एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स इस रिंग का सरफेस एरिया, जो कि पहले तो इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर साइन फाइव। अच्छा ये कैसे हुआ मैं इसको बताता हूँ। ये जो रिंग है उसको अपन लोग निकाल के आइसोलेट करके देख लेते हैं। ये रिंग हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक, तो ये जो एंगल है ये फाई है, ये है कैपिटल आर, है कि नहीं। तो इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो कितना हो गया आर साइन फाई। ठीक, तो इसीलिए हम लोग 2 पाई आर साइन फाई लिख दिए। अभी जो इसका थिकनेस है उसको कुछ इस तरह से अपन लोग देखते हैं कि ये डी थीटा किया, ये रेडियस आर है। सो इसका जो थिकनेस है ये वाला जो आर्क है इसका वैल्यू कितना हो गया आर डी थीटा। ठीक, सो एरिया टाइम्स थिकनेस जो कि है आर डी थीटा, ये हो गया आपका रिंग का वॉल्यूम जितना कि वो कवर करे स्फीयर में। सो अगर इसको आप लोग काट पीट दोगे तो ये 4 पाई गया 2 पाई 2 हो गया, और स्क्वायर कैंसिल हो गया
तो ऑन एंड ऑन आपका आया m/2 sin phi d phi। ठीक है। सो आप इसका जो मतलब फोर्स लग रहा है इसके वजह से, इस रिंग के वजह से, मैंने आपको पहले से बताया था कि वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो डी एफ। ठीक। पर जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में डी एफ लग रहा है, वैसे ही नीचे डायरेक्शन में भी डी एफ लग रहा है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करके जो अगर रिजल्टेंट निकालेंगे अपन लोग, उसको डी एफ आर मान लेते हैं। तो डी एफ आर कितना हो गया, डी एफ आर इक्वल्स डी एफ कॉस थीटा। ठीक। सो दिस इज इक्वल टू जी डी एम टाइम्स एम अपॉन एस स्क्वेयर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अभी अपने को डी एम का वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, जी टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन 2 एस स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको ये एस के बारे में बताना भूल गया ना। ये जो एस है ना, इसको मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी आपको पहले बताना भूल गया। सो हो गया, ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2 एस स्क्वायर कॉस थीटा साइन फाई डी फाई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर कॉस थीटा डी कॉस फाई। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखो, अगर इस पॉइंट का अपन लोग नाम दे दिए ए, कोई अलग कलर से देख लेते हैं। हाँ, ये नाम हो गया ए, ये ऊपर वाला हुआ बी, और ये रेड डॉट वाला सी। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन रूल क्या कहता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 SR कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू, ये बाय कोसाइन रूल है। मुझे पता है मेजोरिटी लोगों को यहीं से समझ में नहीं आया होगा, तो पहले जाओ कहीं से भी यूट्यूब में कोसाइन रूल सर्च कर लो और पढ़ लो एक बार, उसके बाद यहाँ पे आके देख लो, आपको मतलब फटाक से समझ में आ जाएगा, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको समझ में आ रहा है वो कंटिन्यू करो। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 SR। ठीक। तो अगर ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, मतलब कॉस थीटा को हटा देंगे, कॉस फाई के टर्म्स में लिखेंगे, तो कितना हो गया, एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर आर कॉस फाई। अगर थीटा की जगह अपन लोग फाई को देख के कंसिडर करेंगे वो ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। सो कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2RS, आई मीन आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये जो आपका आया ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आप चिंता मत करो नोट्स का, आप लोग अच्छे से समझो खाली इसको, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चिल, कोई इश्यू है नहीं।
तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो गया, डी कॉस फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/2r कैप स्मॉल आर टाइम्स -2s। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ कॉस फाई इज इक्वल टू एस अपॉन कैपिटल आर टाइम्स स्मॉल आर डी एस। ठीक, सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब जो डी एफ आर था ना अपना, डी एफ आर, इसको इंटीग्रेट करने से अपना क्या आएगा, एफ आर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, है कि नहीं। सो जी कैपिटल एम टाइम्स एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर टाइम अपॉन 2r s² r² डी एस, और ये वहाँ पे 1/2 एक कांस्टेंट बाहर जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बताओ जल्दी बताओ। x माइनस आर से x प्लस आर तक। ठीक, तो ये कैसे हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, x माइनस आर मतलब ये जो x है माइनस इसका रेडियस मतलब यहाँ तक, ये वाला, फिर x प्लस आर मतलब x प्लस आर पूरा एंड तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो आपका लिमिट्स डाल दिया अपन ने, टाइम्स डी एस। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, एफ आर इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए। सो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो कितना आ रहा है, एफ आर अपॉन टेस्ट मास इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर डिस्टेंस एक्स है तो सेंटर से। ठीक, तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। अब इनसाइड पॉइंट का सिनेरियो देखते हैं। तो पहले स्फीयर प्लॉट करते हैं। ये स्फीयर हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे सेंटर कंसिडर कर लो, ये है, और कोई एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक, तो अगर हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक, ये जो एंगल बना रहे हैं वो काफ़ी छोटा एंगल है, पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये कोई एंगल बनाएगा आपका थीटा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी बनाएगा थीटा। ठीक, और ये मान लो ये जो है x1 है और ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। ठीक, तो ये जो मासेस ये लोग जो स्वीप कर रहे हैं, ये जो छोटा सा मतलब सेक्शन ये लोग स्वीप कर रहे हैं, ये मान लो dm1 है और ये dm2। ठीक,
अच्छा, और एक बात, आपका जो ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से इनसाइड पॉइंट तक, वो मान लो क्या, कुछ स्मॉलर मान लो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और x2 का वैल्यू कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ये जो येलो कलर का पॉइंट है, सॉरी येलो कलर बोला था ना, हाँ, ये जो येलो कलर का पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर डी एम वन की वजह से कहाँ से मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और कितना फोर्स आ रहा है, और डी एम टू की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और कितना फोर्स आ रहा है, अगर ये हमको पता चल गया और ये दोनों को अपन ने ऐड कर लिया, तब आपका रिजल्टेंट फील्ड मतलब फोर्स पता चल जाएगा। और अगर रिजल्टेंट फोर्स पता चल गया तब तो फील्ड पता चल रही है, ठीक है। सो पहले देखते हैं कि डी एम वन और डी एम टू का वैल्यूज कितना है। सो डी एम वन जैसा अपन ने ऊपर देखा था, जो था ना डी मतलब मास पर यूनिट एरिया, एम बाय फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो डी एम का वैल्यू कितना हो गया, एम बाय टू साइन फाई डी फाई, अच्छा इसका साइन वाइन का ज़रूरत नहीं, एम बाय फोर पाई आर स्क्वायर, ये याद रखो। नीचे चलो, एम बाय फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, ये डी एम वाला जो है, इसका सरफेस एरिया कितना है बताओ, ये जो डिस्टेंस है वो x1 है। सो सरफेस एरिया कितना हो गया, आप लोग पॉज करो वीडियो को और सोचो, फिर अब मैं बताऊंगा आपको कि ये हुआ कैसे। आपने सोच लिया, मुझे पता है आप लोग नहीं सोच पाए होंगे, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा मतलब हायर लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि आप, मुझे पता है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि आपके सिलेबस का स्कोप के बाहर है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। आप चीज़ एक टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो कि अगर कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ठीक है। तो अगर ये सर्कल होता तब तो ये एंगल थीटा होता, है कि नहीं। पर यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, तो ये एंगल ऐसा नहीं होगा, ये एंगल कुछ कोनिकल एंगल फॉर्म करेगा, है कि नहीं। ये कुछ यूं कोन टाइप का एंगल फॉर्म करेगा, जिसको मान लो ओमेगा, यूजुअली ओमेगा से डिनोट ही करता है, सो ओमेगा। तो इस ओमेगा के वजह से, जैसे कि अपन अपन लोग देखे थे कि इस थीटा की वजह से ये आर का लेंथ कितना हो गया, आर थीटा, वैसे ही इस ओमेगा की वजह से इस कोन का लेंथ कितना हो गया, मतलब ये सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, एस इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, हालांकि आपको अभी कहीं यूज़ में नहीं आएगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और ये पर्टिकुलर जो शेल का डेरिवेशन है ना, ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजीली, थोड़ा सा नहीं काफ़ी इजीली आप लोग डिराइव कर सकते हो गॉस थ्योरम यूज़ करके, पर यहाँ पे मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। तो आपका जो डीएम मास है, जो डीएम मास हुआ, डीएम वन, हाँ सॉरी इसको तो पहले से मैंने लिख रखा है। डीएम वन, इसका सरफेस एरिया अपन ने क्या लिखा बताओ। अच्छा, ये थीटा के जगह आप लोग मान सकते हो कि नहीं, आप थीटा ही मान लो, ठीक। सो टाइम्स थीटा का कुछ फंक्शन, ये जो ओमेगा है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। एफ ऑफ थीटा
थीटा का कुछ फंक्शन टाइम्स आर स्क्वायर, ये हो गया आपको ओमेगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एम बाय 4πr² एफ ऑफ थीटा टाइम्स आर स्क्वायर। वैसे ही dm2 क्या हो गया, m बाय 4πr², मास पर यूनिट वॉल्यूम, आई मीन यूनिट सरफेस एरिया, टाइम्स एफ ऑफ थीटा, ये चीज़ तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो है आर, ठीक है। तो अपन ने ऊपर वाले में कैपिटल आर लिखा है, पर वो कैपिटल आर नहीं है, वो x1 है, ठीक। तो क्योंकि ये रेडियस x1 है ना, अपन लोग येलो पॉइंट को लेके कंसिडर करें, सो ये x1 का स्क्वायर हो गया, तो इसलिए ये भी x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो dm2 अगर देखेंगे आप लोग, तो ये क्या हो गया, x2 का स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, ये, ठीक। तो आपका जो dm1 है वो कुछ आप लोग k टाइम्स x1 स्क्वायर लिख सकते हो, और जो dm2 है वो k टाइम्स x2 स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा dm1 के वजह से, वो कितना हो गया, वो तो पहली बात वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और dm2 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया है। तो दोनों का साइन जो पोलरिटी जो है वो ऑपोजिट हो गया, ये तो तय है, ठीक। तो एफ आर जो हुआ आपका, वो इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल एम dm1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल एम dm2 अपॉन x2 का स्क्वायर, ठीक। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल एम डी एम हो गया के x1 का स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल एम के डी एम टू मतलब के x2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर, ठीक है, x2 का स्क्वायर। तो x1 और x1 स्क्वायर कट गया, x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर कट गया। तो ये दोनों देखो, ये दोनों का पोलरिटी अपोजिट है और वैल्यू सेम है कि नहीं। तो एफ आर कितना आ गया, 0। तो दिस implies gravitational field due to a solid, I mean due to a shell sorry due to inside point in a shell is equal to 0, ठीक। तो इसी को मैंने आपको न्यूटन शेल थ्योरम बोल के भी आपको मैं डिराइव करवाया था, डिराइव तो नहीं, न्यूटन शेल थ्योरम जो है वो भी आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, तो आप जाओ उसको भी देख लो। अभी मूव करते हैं अपन लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक। सो सॉलिड स्फीयर, पहले तो अपन लोग स्फीयर प्लॉट कर लेते हैं। अरे ये ऐसे ही प्लॉट हो रहा है, अजीब है। फिर से देखते हैं, हाँ ये सही सब प्लॉट हुआ। तो इसको अपन लोग हटा देते हैं। सो ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, पहला कि इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है, दूसरा आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड।
सो पहले अपन लोग देख लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। सो ये कोई एक आउटसाइड पॉइंट हो गया। यहाँ पे कोई एक टेस्ट मास है जिसका मास अपन लोग एम कंसिडर कर रहे हैं, और ये स्फीयर का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। ठीक, तो पहले तो मतलब सोचो कि इसका जो एलिमेंटरी फिगर होगा वो क्या होगा। एलिमेंटरी फिगर एज इन कौन सा फिगर, ऐसा फिगर अपन लोग ले सकते हैं कि जिसको अपन लोग इंटीग्रेट कर ले ताकि आपका ये सॉलिड स्फीयर आ जाए। सिंपल, आप एक हॉलो स्फीयर ले लो, तो इसी हॉलो स्फीयर के हिसाब से आप मतलब रेडियस वेरी कर करके आप बहुत क्लोजली अगर पैक कर लोगे सारा हॉलो स्फीयर को, तो आपका एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एलिमेंटरी फिगर जो हुआ वो हो गया हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर का मान लो मास डीएम है और रेडियस स्मॉल आर, और जो थिकनेस है वो भी डी आर कंसिडर कर लो। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं डीएम क्या होगा। पहले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो डीएम कितना हो गया 3 कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये पता है ना आपको कहाँ से आ गया? क्या बोला आपने, नहीं पता? अरे निकम्मो, ये देखो ये जो 3 है ना ये ऊपर गया। ठीक, तो इसी की वजह से आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। तो डीएम इज इक्वल टू इतना टाइम्स ये डीएम कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है स्फीयर का, तो सिंपल है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स थिकनेस। थिकनेस क्या है डी आर। ठीक, तो यही चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स डी आर। सो इसको अगर अपन लोग काट पीट के देखेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 3 कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर। ठीक, तो इस स्फीयर के वजह से आपको पता है कि स्फीयर का जो जितना फोर्स वो अप्लाई करता है मास के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यू। ठीक, ये हो गया डी ई। ठीक है, सो जो डी ई का वैल्यू है वो कितना हो गया, डी ई इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कैसे, अच्छा हाँ, ये जो डिस्टेंस है इसको तो अपन लोग एक्स मान रहे हैं ना। क्या मैंने बताया नहीं, बताया तो था, हॉलो स्फीयर में तो यही मान रहे थे। ठीक है, बार बार थोड़ी बताऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आपका जो एलिमेंटरी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आ गया, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक, आई मीन आर कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक। ठीक, तो डी एम को सब्स्टिट्यूट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर जी डी एम का वैल्यू हो गया 3m अपॉन आर क्यूब जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर टी आर। ठीक, तो यहाँ पे जो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, 3g कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, सो 3gm अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब
टाइम्स आर क्यूब अपॉन 3। सो आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो कटपिट के वैल्यू आया वो कितना आ गया, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंटरी ग्रेविटेशनल फील्ड, और आप आई मीन एलिमेंटरी नहीं, आपका हो गया ये नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। और नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना आएगा आपका, ई जी टाइम्स टेस्ट मास दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप ध्यान में रखना, ध्यान में क्या, टाइम्स टेस्ट मास कर लो, आपका एफ जी आ गया, तो ज़्यादा कुछ आपको करना ज़रूरत नहीं है। और ये सारा डेरिवेशंस जो है वो आपके लिए यूजलेस है। किस पॉइंट तक, अगर आप लोग खाली याद रखना चाहते हो, मतलब जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका यूजलेस है। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशन का ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर न्यूटन शेल थ्योरम पता है तब तो आपको ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि एडवांस में कुछ छोटा छोटा चेंजेस कर लेते हैं, तो अगर आपको डेरिवेशन पता होगा तो आप सही से सारा चीज़ें कर सकते हो, मतलब अप्रोच कर सकते हो। और एडवांस में भी आपके पास मेन से तो एटलीस्ट ज़्यादा टाइम होता ही है कि आप इस तरीके का सॉल्यूशन सोच सको। मेंस के लिए खाली फॉर्मूला याद रखो और थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा दो, बस काम खत्म। जो कि आपका ये कोर्स का एंड तक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 2 ईयर का स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अब बारी है इनसाइड पॉइंट का। तो मान लो ये कोई एक इनसाइड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लो, और ये जो बड़ा सा स्फीयर है इसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा, मैंने ये रेड कलर का स्फेरिकल जोन क्यों बनाया है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा जोन रेड कलर के बाहर आता है, कौन सा अंदर आता है। वो क्यों, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि, रुको एक सेकेंड, मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ तीसरा। ये चलो ये स्फीयर तो नहीं बना, पर ठीक है कोई नहीं, आप समझ जाओ। ये रेड कलर का बाहर है, तो इस स्फीयर के वजह से इस मास पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया। अरे सोच क्या रहे हो, ज़ीरो ही हुआ ना, क्योंकि कोई एक अगर हॉलो स्फीयर है उसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो बस वैसे ही, तो इसका मतलब ये रेड कलर का स्फीयर का जोन के बाहर जो भी है स्फीयर, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगा। समझ में आ गया। तो अभी जो भी है वो इनसाइड पॉइंट के लिए, मतलब इनसाइड स्फीयर के लिए। तो ये जो ब्लू कलर का स्फीयर बनाया है मैंने, उसका मास मान लो डी एम है और रेडियस आर है, थिकनेस डी आर। ठीक, ये एज्यूम कर लिया आपने। सो जो एलिमेंटरी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना हुआ, जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एम अपन लोग पहले से निकाल चुके हैं, है कि नहीं, यहीं पे तो निकाल लेता है। हाँ, ये रहा आपका डी एम, तो 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर। तो डी एम का वैल्यू कितना हो गया, डी एम इक्वल्स 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब टाइम्स डी आर। तो बस आप ई जी निकालने से शुरू हो जाओ। सो ई जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम को सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 3 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सॉरी, जो स्मॉल आर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ज़ीरो से एक्स तक। ठीक है, सो ज़ीरो टू एक्स लिमिट्स डाल लिया अपन ने। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो सारा कांस्टेंट बाहर ले लो, 3 g m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर डी आर, सॉरी आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आर क्यूब बाई 3। तो जी आई मीन 3 g कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर आर क्यूब
टाइम्स आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3, और ये लिमिट्स डाल दिया अपन ने 0 to x, ठीक है। सो यहाँ पे अगर x डाल लोगे तो x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही होता है। सो 3gm अपॉन एक्स स्क्र आर क्यूब टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसका रिजल्टेंट आया g कैपिटल एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहले एक्सिस प्लॉट कर लो, ये एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपका कैपिटल आर, ये एक्स एक्सिस जो है वो आर है, स्मॉल आर, और जो वाई एक्सिस है वो ई जी है, ईजी नहीं ई जी, ठीक है। सो तो आपका जो इनसाइड पॉइंट के लिए है वो है जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो ये जो है ये कोई एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये ए एक्स हुआ, तो जो कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में है। तो जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन, सिंपल इनफ। सो ये स्ट्रेट लाइन हो गया जब तक कि वो सरफेस तक नहीं पहुंचता। जब सरफेस में पहुंचा तो उसका वैल्यू कितना हो गया, जी एम एक्स का वैल्यू कैपिटल आर हो गया एट सरफेस, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो जी एम टाइम्स कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब, ये आर कैंसिल हो गया, सो जी एम टाइम्स जी एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। सो सरफेस मतलब जब सरफेस के ऊपर पहुंचा तब ईजी हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और जब सरफेस के बाहर गया तब तो जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर है, सो ये 1/r², जिस तरह से ग्राफ होगा वो उसी तरह से बिहेव करेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ये जो पार्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक।